F6 लेक्चर नंबर क्या? 52 कर लें। कुछ चैप्टर 7-8 के अंदर हम बिजनेस स्ट्रैटेजी की बातें कर रहे थे। नहीं, हमारा जो मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन है ये बेसिकली है क्या? बिजनेस स्ट्रैटेजी मीन हाउ टू डील विद कंपटीशन। कि कंपटीशन को हमें डील करने के लिए इंटरनल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है, एक्सटर्नल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है, मीन अपनी पोजीशन को एनालाइज करना है या फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन को एनालाइज करना है। सो बिजनेस स्ट्रैटेजी मीन हाउ टू डील विद कंपटीशन, और कैसे डील करना है एक प्रोसेस के थ्रू जिसे नाम दिया जाएगा स्ट्रेटजिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्लानिंग, which involves 3 interrelated sub processes: strategic analysis, strategic choice, strategic implementation। और हम कवर कर रहे थे strategic analysis, which is also called strategic position। मतलब क्या हुआ इसका? To analyze current position of the business, कि हमें अपने बिजनेस की करंट पोजीशन को एनालाइज करना है। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस। क्यों? टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कैसे परफॉर्म करना है उसमें हमने देखने हैं अपने इंटरनल रिसोर्सेस और रिसोर्सफुलनेस बोले तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन भी अच्छी हो रही है नहीं हो रही। कैसे हमने रिसोर्स एंड रिसोर्सफुलनेस को देखना है? हमारे पास 2 मॉडल हैं, एक पॉटर्स वैल्यू चेन मॉडल, मीन प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हमने देखना है स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और एक हमारे पास है रिसोर्स मॉडल। क्या है ये आज देखेंगे कहीं पे। यहाँ से हमें स्ट्रेंथ वीकनेसेस का पता चलेगा। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमने आइडेंटिफाई करनी है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स भी, और उसके लिए हमें परफॉर्म करना है क्या? एक्सटर्नल एनालिसिस। मतलब हमने देखना है एनवायरनमेंट को एंड हाउ इट मे चेंज को, मीन उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं या फ्यूचर में आ सकती हैं। मीन एक्सटर्नल एनालिसिस मीन हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है। एंड अ फर्म ऑपरेट इन 2 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। एक बिजनेस 2 तरह के एनवायरमेंट में ऑपरेट करता है, और जब हमने एनवायरमेंटल एनालिसिस मीन एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो दोनों एनवायरमेंट को एनालाइज करना है। एक छोटा एनवायरमेंट है जिसे नाम दिया जाता है इंडस्ट्री एनवायरमेंट का, और एक बड़ा एनवायरनमेंट है जिसे नाम देता है कंट्री या फिर मैक्रो एनवायरनमेंट का। इंडस्ट्री मीन अपनी इंडस्ट्री की हद तक अगर हमने फैक्टर्स को देखना है तो हमारे पास मॉडल है पॉटर्स 5 फोर्सेस के अकॉर्डिंगली देखना फैक्टर्स को, या फिर इंडस्ट्री लाइफ साइकिल मॉडल के अकॉर्डिंगली देखना। नहीं, अगर हमने मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, इंडस्ट्री नहीं मैक्रो कंट्री लेवल पे फैक्टर को देखना है, तो फिर हम अप्लाई करेंगे क्या? पेस्टल फैक्टर्स। ये बात समझ आती है? इसमें अगर हमने पोजीशन को एनालाइज करना है तो हमें इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना होगा कोई एक मॉडल अप्लाई करके, हमें एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना होगा कोई 2 मॉडल अप्लाई करके। इन 3 मॉडल की तो हमारी पोजीशन एनालाइज होगी। नहीं, हम पोजीशन को शॉर्ट वे में डायरेक्टली भी एनालाइज कर सकते हैं, और वो हम एनालाइज कर सकते हैं थ्रू पोजीशनिंग एनालिसिस। और पोजीशनिंग एनालिसिस कैसे होगा? थ्रू अ सिंगल मॉडल कॉल्ड स्वॉट, जिसमें स्ट्रेंथ वीकनेसेस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन देखी जाएंगी। अब एग्जामिनर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट को हमने डील कर लिया, ठीक हो गया। कहते जब आप एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, आउटसाइड द बिजनेस फैक्टर्स को देख रहे हो, तो वहाँ पे आपने क्या करना है? एक्सटर्नल एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई करने हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जिन्हें की सक्सेस फैक्टर का नाम दिया जाता है। वो भी
मीन इंडस्ट्री मार्केट में कस्टमर को देखते हुए, कंपैटिटर को देखते हुए आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, और वो चीज़ आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए अभी इंपॉर्टेंट है उसे नाम दिया जाता है क्रिटिकल, मीन इंपॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर की चाबी नहीं, इंपॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर, जो टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं। कभी हमारे बिजनेस के लिए कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करना की सक्सेस फैक्टर होगा, कभी हमारे बिजनेस के लिए हैवी मार्केटिंग करना की सक्सेस फैक्टर होगा, कभी हमारे बिजनेस के लिए प्राइसेस कम करना की सक्सेस फैक्टर होगा, कभी हमारे बिजनेस के लिए बिजनेस को एक्सपैंड करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट करना की सक्सेस फैक्टर होगा। मीन टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। हाँ, ये आपको कहाँ से पता चलेंगे, जब आप एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करोगे तो वहाँ से आपके बिजनेस की सक्सेस फैक्टर क्या है वो आपको पता चलेंगे। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का मतलब क्या है, बिजनेस फीचर आर प्रोडक्ट फीचर्स, मीन बिजनेस के फीचर्स हैं या आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स हैं दैट आर नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, मीन वो इंपॉर्टेंट बिजनेस फीचर या प्रोडक्ट फीचर्स हैं दैट आर नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, उन्हें क्या नाम दीजिएगा, की सक्सेस फैक्टर या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। कब हमने आइडेंटिफाई करने हैं, जब हम एक्सटर्नल एनालिसिस में इंडस्ट्री मार्केट को देख रहे होंगे। ये बात समझ आती। पोर्टर वैल्यू चेन हमने डिटेल में कवर कर लिया, स्वाट हमने डिटेल में कवर कर लिया, क्वेश्चन भी अच्छे खासे कवर कर लिए, पोर्टर 5 फोर्सेस कवर कर लिया, पेस्टल कवर कर लिया। आज लाइफ साइकिल मॉडल की थोड़ी और बातें करके इसे वाइंड अप करते हैं और उसके बाद रिसोर्स मॉडल की बातें करके इसे वाइंड अप करेंगे। लाइफ साइकिल मॉडल की अगर हम बात करें तो एक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल में कोई 4 स्टेजेस इन्वॉल्व है। एक इंट्रोडक्शन स्टेज है, एक ग्रोथ स्टेज है, एक मैच्योरिटी स्टेज है और एक डिक्लाइन स्टेज है। हमें क्या करना है, कोई 4-5 फैक्टर डिस्कस करने हैं इन 4 स्टेजेस पे क्या क्या होते हैं। हमें डिस्कस करना है कस्टमर इन 4 स्टेजेस पे कौन कौन होता है, डिमांड हमने डिस्कस करनी है, टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस करनी है, कंपटीशन हमने डिस्कस करना है, प्रोडक्ट हमने डिस्कस करनी है, प्राइस हमने डिस्कस करनी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस करना है, और हमने डिस्कस करना है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, मीन की सक्सेस फैक्टर इन 4 स्टेजेस पे क्या क्या होता है। जी, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो 2000 से पहले ये थी इंट्रोडक्शन स्टेज पे। मीन नया मोबाइल पाकिस्तान में आया था 1990s में, और कुछ अमीर या शोखे लोगों के हाथ में ही मोबाइल होता था शो मारने के लिए, और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्टैंडर्ड इतने अच्छे नहीं थे, कोई इतना मोटा इतने बड़े साइज़ का उसके ऊपर कोई इतना बड़ा एंटीना होता था, कॉल सुनने के लिए एंटीना खोलते थे फिर कॉल सिग्नल आते थे वरना नहीं आते थे। कम से कम 1 kg वेट होता था, पॉकेट में नहीं आ सकता था, हाथ में पकड़ के फिरना पड़ता था। बैटरी टाइमिंग 3 से 4 घंटे थी बस। कहीं जा रहे हो साथ चार्जर एक दूसरे हाथ में पकड़ना है, और वो भी इतना मोटा होता था, और साथ एक हाथ में मोबाइल है और लोगों को पता चल रहा है इसके हाथ में कुछ है। ग्रोथ स्टेज पे आए तो उसके अंदर थोड़ी सी इनोवेशंस आई, उसका साइज़ थोड़ा छोटा किया गया, उसके अंदर बैटरी जो है टाइमिंग वो एक्सटेंड की गई, मीन थोड़ा सा उसको इजी टू पोर्टेबल बनाया गया। मैच्योरिटी स्टेज पे आए तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ गई, कैमरा शैमरा हर चीज़ दुनिया ने छोड़ के मोबाइल को ही पकड़ना शुरू कर दिया, और डिक्लाइन अभी तक आया नहीं है। क्यों? इसके अंदर नई वैरायटी आई जा रही है। इनोवेशन लाना बंद कर देंगे तो फिर शायद कस्टमर अल्टरनेटिव में मूव होगा और डिक्लाइन आएगा, वरना नहीं आ रहा। क्या कह रहा है? सो कस्टमर कौन है इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपका? वो कहता है जी इंट्रोडक्शन स्टेज पे जब आप मार्केट में कुछ नया लेके आते हो, मीन आपकी इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन स्टेज पे है,
तो आपका कस्टमर कौन होगा? हाई इनकम एडवेंचरस बायर्स। एडवेंचरस मीन जो कुछ नया ट्राई करना चाहता है। और क्या है? हाई इनकम है, लोअर या मिडिल क्लास नहीं है। क्यों? वो तो बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी पूरी कर रही है, वो कुछ नया ट्राई नहीं करेगी। इसलिए कौन होगा? हाई इनकम कस्टमर होगा। और कौन होगा? एडवेंचरस बायर्स होगा। ग्रोथ स्टेज पे गए तो आपका कस्टमर जो है वो अब डिफरेंट क्लास का आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगा, ना सिर्फ एक क्लास नहीं रही। मैच्योरिटी स्टेज पे क्या है? मैस मार्केट मीन हर तरह का यूज़र आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। और डिक्लाइन स्टेज पे क्या होता है? आपका कस्टमर लूज़ होना शुरू होता है। क्यों? कस्टमर अल्टरनेटिव की तरफ जा रहा होता है। जिनकी मजबूरी है ये प्रोडक्ट यूज़ करना, सिर्फ वही यूज़ कर रहा है। जिसकी मजबूरी नहीं है वो छोड़ के अल्टरनेटिव पे चला जाएगा। डिमांड की बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी, लो होगी? लो लो लो, बहुत चंद लोग आपकी प्रोडक्ट को मुंह लगाएंगे। हाँ, ग्रोथ स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही होती है। मैच्योरिटी स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट हाईली डिमांडेड होती है। हर तरह का यूज़र आपकी प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है। लेकिन डिक्लाइन स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, लोग इसे मुंह लगाना बंद कर देते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपकी टेक्नोलॉजी होती है नई, लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज नहीं। ग्रोथ स्टेज पे आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हो अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक, फिर उसमें फर्दर कुछ इनोवेशन लेके आते हो। मैच्योरिटी स्टेज पे आपकी टेक्नोलॉजी होती है यूनिक, जिसकी बेस पर वो हाईली डिमांडेड बनी है। जबकि डिक्लाइन में आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। इस वजह से आपको डिक्लाइन मिला है कि अगर आपने इसमें इनोवेशन नहीं लाई तो क्या हो जाएगी? ऑब्सोलीट। कंपटीशन की बात करें, इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपका कंपटीशन होता है कम। क्यों? चंद कंपनी जो है वो मार्केट में एंटर हुई होती हैं। ग्रोथ, जब कोई इंडस्ट्री ग्रोथ में होती है तो वहाँ पे कंपटीशन हाई होता है। क्यों? नए एंटर्स जो हैं वो मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं, तो उससे कंपटीशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हर कोई हैवी मार्केटिंग के थ्रू, प्राइस डिस्काउंट के थ्रू कस्टमर को अपनी तरफ खींच रहा होता है। मैच्योरिटी स्टेज की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ वही कंपनीज ही सर्वाइव करती हैं जो इकॉनमीज ऑफ स्केल अचीव कर चुकी हैं। इसलिए यहाँ पे भी इकॉनमीज ऑफ स्केल के थ्रू आप क्या करते हो? कंपटीशन को लो कर देते हो। डिक्लाइन स्टेज पे हाई कंपटीशन। क्यों? जो एग्जिस्टिंग कंपैटर होते हैं उनमें प्राइस वार चल रही होती हैं। हर एक की कोशिश होती है मेरा माल किसी तरह से निकले, लॉस बचे, तो डिस्काउंट ऑफर्स बहुत ज़्यादा चल रही होती है। तो वहाँ पे भी हाई कंपटीशन आपको फेस करना पड़ता है और नेगेटिव किस्म का कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जी प्रोडक्ट की बात करें तो कहता है जी इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट होती है नई और आप वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में लेके एंटर होते हो। क्यों? कस्टमर आएगा तो उसे हर तरह की चीज़ मिलनी चाहिए, वापस ना जाए। ग्रोथ स्टेज पे आप क्या करते हो? अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा इंप्रूव करते हो और कुछ प्रोडक्ट लाइन बंद करते हो, सिर्फ वही चला रहे होते हो जो मार्केट में एक्सेप्ट हुई हैं। मैच्योरिटी स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो हाईली डिमांडेड बाय द मार्केट होती है, यूनिक प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट। जबकि डिक्लाइन स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट कमोडिटी बन जाती है। इधर आपकी प्रोडक्ट, इधर प्रोडक्ट, इधर प्रोडक्ट, इधर क्या हो जाती है? कमोडिटी बन जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड कमोडिटी? प्रोडक्ट और कमोडिटी में क्या डिफरेंस है? दोनों गुड्स हैं। कहता है वो चीज़ जिसके अंदर अट्रैक्शन है, जो नए कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो क्या है? प्रोडक्ट। और वो चीज़ जिसमें अट्रैक्शन ख़त्म हो गई है, मीन नया कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, एग्जिस्टिंग सिर्फ मजबूरी की खातिर ही यूज़ कर रहे हैं, उसे क्या नाम दिया जाएगा? कमोडिटी। क्या कह रहा? आटा, घी, दालें, चावल, चीनी, ये क्या है? प्रोडक्ट हैं, ये कमोडिटी हैं। कमोडिटी हैं, लोग मजबूरी में खा रहे हैं। लोग मजबूरी में खा रहे हैं। क्यों? अल्टरनेटिव इतना चीप या इतना बेस्ट और भी है नहीं। क्या कह रहा? बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, ये क्या है? प्रोडक्ट है जो नए नए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। गली मोहल्लों में वो लोग जो पहले ये चीज़ें कभी कभार खाते थे, अब शायद डेली रोटी नहीं पकाते, शाम में चलो शवारमा मंगवा लो, पिज़्ज़ा मंगवा लो। क्या कह रहा है? और उन्होंने प्रोडक्ट बनाया हुआ है कैसे? उसके अंदर कुछ ना कुछ नई वैरायटी ला के, चपली कबाब बर्गर बन गया, नहीं स्पाइसी बर्गर बन गया, क्रंची बर्गर बन गया, क्या कह रहा है? डबल पैटी बर्गर बन गया। ये क्या है? अट्रैक्शन लाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? इसको प्रोडक्ट मेंटेन रख रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट होती है प्रोडक्ट,
डिक्लाइन स्टेज पे क्या बन जाती है, कमोडिटी बन जाती है। जी प्राइस की बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आप प्राइसेस हाई रखते हो या लो रखते हो? अगर तो इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो तो आप हाई प्राइस रखते हो। क्यों? कंपटीशन नहीं होता। क्यों? आप थोड़ी सी प्रोडक्ट लेके आते हो तो मार्जिन कमाने के लिए आप क्या रखते हो, थोड़ा प्राइस हाई रखते हो। हाँ, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर है वही आप लेके आ रहे हो तो फिर प्राइसेस लो रखोगे। देखिए इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो आप प्राइस थोड़ी हाई रखोगे। क्यों? एडवेंचरस बायर, हाई इनकम कस्टमर ही आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा तो उसके लिए प्राइस का मसला नहीं है। ग्रोथ स्टेज पे जब चूंकि नए नए एंटर्स मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं तो आप क्या करते हो, प्राइसेस कम करते हो ताकि कंपटीशन को डील किया जा सके। मैच्योरिटी स्टेज पे आप प्राइसेस अपनी हाई मेंटेन कर लेते हो, ग्रोथ से थोड़ी हाई। क्यों? सिर्फ वही बिजनेस यहाँ पे ऑपरेट कर रहे होते हैं जो मार्केट में सर्वाइव किए हुए हैं। और डिक्लाइन स्टेज पे आप क्या करते हो, प्राइस डिक्रीज करते हो, डिस्काउंट ऑफर्स देके अपना लॉस जो है ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का वो बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्केल होता है स्मॉल। क्यों? मुझे पता नहीं मार्केट में किसी ने एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी, लेकिन वैरायटी ज़्यादा होती है। हाँ, स्केल मीन फ्यू प्रोडक्ट्स नंबर में हम लेके आते हैं मार्केट में। ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हम चेंज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, और वो प्रोडक्ट जो कस्टमर ने डिमांड की हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग स्केल इंक्रीज कर रहे हैं, जो उसने मुंह नहीं लगाई उसको हम स्टॉप कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देते हैं। मैच्योरिटी स्टेज पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्यों? कस्टमर हर तरह का आपकी चीज़ यूज़ करना चाह रहा है, दिस मीन बिकेगी तो आप क्या करते हो, फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट की जा सके। डिक्लाइन स्टेज पे आप क्या करते हो, रथलेस मीन मर्सीलेस स्टॉप करते हो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। मीन लोग बेशक रिडंडेंट होते हैं, रिडंडेंट हो जाए, लेकिन हमें अपने बिजनेस का सर्वाइवल देखना है तो रथलेस मीन मर्सीलेस आप स्टॉप करते हो क्या, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मीन हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, इनोवेटिव प्रोडक्ट। हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, इनोवेटिव प्रोडक्ट। क्यों? वो है तो मार्केट में आप आओगे, नहीं है तो कोई मुंह नहीं लगाएगा। ग्रोथ स्टेज पे आपके बिजनेस का सक्सेस फैक्टर क्या होगा, प्राइस कटिंग, प्राइस कट करना, डिस्काउंट ऑफर्स देना ताकि नए एंट्रेंट्स की तरफ कस्टमर जाने की बजाय आपके बिजनेस को प्रेफर करें, मार्केट शेयर गेन करना। मैच्योरिटी स्टेज पे आपके बिजनेस की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा हैवी मार्केटिंग, जिसके थ्रू आप कस्टमर को रिटेन रखोगे, उस तक अवेयरनेस दे दे के कि मैं अभी हूँ, इसके अंदर ये चेंजेस ला रहा हूँ। और डिक्लाइन स्टेज पे आपके बिजनेस के सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा डिस्काउंट ऑफर्स, ताकि जो प्रोडक्ट पड़ी हैं इनको किसी तरह से बेशक कॉस्ट पे भी निकलती हैं तो निकाल के अपना लॉस जो है वो बचाया जा सके। क्या कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज पे इनोवेटिव प्रोडक्ट, ग्रोथ स्टेज पे डिस्काउंट ऑफर्स, मैच्योरिटी पे हाई मार्केटिंग और डिक्लाइन पे कॉस्ट कटिंग या फिर डिस्काउंट ऑफर्स। ये कोई 5-6 फैक्टर्स हमने पढ़ने थे इन 4 स्टेजेस पे क्या होते हैं। अब हमारी बुक में उसने ये जो लाइफ साइकिल मॉडल है इसको इंडस्ट्री लाइफ साइकिल की बजाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पॉइंट से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। मीन एक प्रोडक्ट जब नई मार्केट में आती है तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे होती है, जब वो कस्टमर अट्रैक्ट कर रही होती है तो ग्रोथ स्टेज आती है, जब हाईली डिमांडेड इन द मार्केट होती है तो मैच्योरिटी स्टेज पे होती है, और जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर मुंह लगाना बंद कर देता है तो कहाँ पे चली जाती है, डिक्लाइन में चली जाती है। ऑब्वियसली गिर गई मार्केट, खत्म होगी प्रोडक्ट। एक टॉपिक हमें दिया गया है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या कहता है कि एक प्रोडक्ट के पैदा होने से लेकर, बल्कि पैदा होने से पहले से लेकर उसके मरने तक जितनी भी इसमें कॉस्ट आती हैं उन सारी कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करने को नाम देता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। एक प्रोडक्ट के पैदा होने से पहले भी कुछ कॉस्ट आती है। कौन सी कॉस्ट?
रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, तो ये क्या है जी, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट है, प्रोडक्ट लॉन्च करने की कॉस्ट है। क्या कहला है, लॉन्च करने के लिए आपने सपोज़ कोई सेमिनार करना है, लॉन्च करने के लिए आपने कोई तकरीब करनी है, वहाँ पे लोगों को बुलाना है, उन्हें खाना शाना खिलाना है, उनकी अरेंजमेंट करनी है, तो वो कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कॉस्ट। एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो बनाते वक्त आपको कोई मशीनरी चाहिए, तो वो मशीनरी की कॉस्ट भी क्या होगी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में। क्या कहना, उसकी प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट होगी, आप प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ इन्वेंट्री वगैरह भी चाहिए, तो उसके लिए क्या आपको चाहिए जी, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, तो ये भी क्या होगी, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की कॉस्ट। प्रोडक्ट बन गई है या मशीनरी उसकी आई है, उसे चलाने के लिए आपको लोगों की ट्रेनिंग करना पड़ेगी, तो ट्रेनिंग की कॉस्ट भी क्या होगी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट करनी है आपने, मार्केटिंग करनी है, तो वो कॉस्ट भी क्या होगी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट। या प्रोडक्ट को विड्रॉ करना है आपने मार्केट से, प्रोडक्ट को विड्रॉ करना है, ये कौन सी कॉस्ट हो सकती है, बता सकते हैं कुछ? डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो अकाउंटिंग में आपने पढ़ी थी, क्या कहला है, कैसेट को डिसमेंटल करना है, तो डिसमेंटल करने की जो कॉस्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट विड्रॉल कॉस्ट, ये भी प्रोडक्ट में चार्ज होगी। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है कि एक प्रोडक्ट की थ्रू आउट जो लाइफ में कॉस्ट इनकर होनी है, उन्हें इनकारपोरेट करने का नाम क्या है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। हाँ, क्या क्या कॉस्ट एक प्रोडक्ट की लाइफ में हो सकती हैं, R&D की कॉस्ट हो सकती है, प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कॉस्ट हो सकती है, प्रोडक्ट की मशीनरी की कॉस्ट हो सकती है, मशीनरी पे ट्रेनिंग की कॉस्ट हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की कॉस्ट हो सकती है, वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री आपने मैनेज करनी है, होल्ड करनी है, उसकी होल्डिंग कॉस्ट हो सकती है, मार्केटिंग कॉस्ट हो सकती है, या फिर प्रोडक्ट को आपने मार्केट से विड्रॉ करना है तो उसकी कॉस्ट हो सकती हैं। ये अगर आप बुक में आए ऑन पेज 56-57, मिलता है ऐसा कोई टॉपिक? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, क्या क्या कॉस्ट हो सकती हैं, ये ऊपर लिस्ट दे दी गई है और नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया कि किस स्टेज पे क्या क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ती है R&D की, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट। इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, मीन प्रोडक्ट को ऑपरेट करना है, ऑपरेट करने के लिए आपको सपोज की आउटलेट बनाना है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करनी है, सेटअप एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने सेटअप करने हैं, मीन अल्फतेह स्टोर के अंदर कोई एक स्पेस रेंट पे लेके वहाँ पे आपने कुछ फिटिंग्स मीन अलमारियाँ लगा के प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है, तो ये कॉस्ट होगी। ग्रोथ स्टेज पे कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी, मीन नया फर्दर आपने प्लांट मशीनरी लगानी है, फर्दर स्टाफ आपको रखना है। लर्निंग इफेक्ट एंड इकॉनमीज ऑफ स्केल, इकॉनमीज ऑफ स्केल के लिए आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर लेने के लिए सप्लायर को एडवांसेस देना पड़ते हैं। लर्निंग इफेक्ट मीन जैसे जैसे आप लर्न करते चले जाओगे तो आपको पता चलेगा इसमें से और कॉस्ट कैसे बचाई जा सकती है, स्टाफ को ट्रेन करके, नई स्किल्ड एम्प्लॉय लगा के, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के थ्रू, तो इसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पार्ट है। मैच्योरिटी स्टेज पे क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को आपने कॉस्ट कटिंग के लिए अगर इंक्रीज़ करना है या हैवी मार्केटिंग करनी है। डिक्लाइन स्टेज पे प्रोडक्ट को विड्रॉ करना है तो उसकी कॉस्ट, और विड्रॉल करने जा रहे हो तो एसेट की डीकमीशनिंग मीन डिसमेंटलिंग कॉस्ट, या पॉसिबल रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, रिमेनिंग वारंटीज़ टू बी सपोर्टेड मीन को वारंटीज़ वगैरह आपने दी हुई थी तो वो क्लेम आपने प्रोवाइड करने हैं, तो वो क्या होंगी, विड्रॉल कॉस्ट। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के कुछ फ़ायदे हो सकते हैं कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में कितनी कॉस्ट आ सकती है, अगर वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के थ्रू आपने कंप्यूट कर ली तो उसके बाद उसे मैनेज करने में, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प मिल सकती है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से आपको पता चल सकता है कौन कौन सी कॉस्ट हैं, तो जब पता चल जाएंगी तो फिर आप देखोगे कौन सी कैसे रिड्यूस की जा सकती है, मीन कॉस्ट रिडक्शन में भी आपकी मैनेजमेंट हो सकती है। प्रोडक्ट की प्राइस सेट करने में भी हेल्प मिल सकती है कि इतनी इसकी टोटल कॉस्ट आएगी तो मुझे प्राइस में किन किन चीज़ों का मार्जिन रखना है, क्या कहला है।
लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी R&D को रिड्यूस कर सकते हो, कॉस्ट नहीं R&D के टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। क्यों, आपको पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट कितना टाइम मार्केट में चलनी है, कॉस्टिंग के थ्रू पता चलेगा। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें जो लॉन्च करनी है तो कब तक लॉन्च करनी है, उसकी R&D में कितना को टाइम लगाना चाहिए। क्यों, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के थ्रू प्रोडक्ट की पूरी लाइफ की कॉस्टिंग आपको पता चलेगी, लाइफ की कॉस्टिंग नहीं उसकी लाइफ का भी पता चलेगा। और जब एक प्रोडक्ट की लाइफ का पता चल गया और जब ये लाइफ अपनी खो देगी, डिक्लाइन में चली जाएगी, तो उसके बाद भी आपके पास कुछ होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको R&D अभी से स्टार्ट करनी है, कितने टाइम पीरियड के बाद इसे प्रोडक्ट लॉन्च होनी चाहिए, जिससे R&D का टाइम शॉर्ट करने में भी हेल्प मिल सकती है। इसके थ्रू जो है वो आप मॉनिटर भी कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को भी, कि किस स्टेज पे है। स्टेज पे जाने से आपको प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर बुरा परफॉर्म कर रही है, ताकि उसके अगेंस्ट आप कुछ प्लानिंग करके इसे बेटर वे में लॉन्च कर सको। तो फ़ायदे क्या हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के, प्रॉफिटेबिलिटी इन्हांस करने में हेल्प मिलेगी, कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी, प्राइसिंग सेट करने में हेल्प मिलेगी, R&D का टाइम रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी, और प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग के थ्रू अच्छी परफॉर्मेंस प्लानिंग में भी हेल्प मिलेगी। इसके नीचे उसने साइकिल ऑफ कंपटीशन दे दिया। और साइकिल ऑफ कंपटीशन क्या था, ये जो चीज़ हमने पढ़ी कि स्टेज पे कंपटीशन क्या होता है, उसके ऊपर उसने कोई 2-3 पैराग्राफ लिख दिए। बातें वही हैं कि स्टेज पे कंपटीशन हाई है और कहाँ पे लो है और क्यों है। जस्ट रीडिंग है, ऐसा चलन करने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो यूँ मिला के शायद चैप्टर 7 हमारा ख़त्म हो गया, नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ, और कुछ टॉपिक हैं इसके अंदर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के पीछे क्या हैं वो आज डिस्कस कर लें, नेक्स्ट में डिस्कस करें, आज डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। सो इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास 2 मॉडल हैं, एक पोर्टर 5 फोर्सेस और एक लाइफ साइकिल मॉडल। दोनों मॉडल हमने डिस्कस कर लिया। कहते हैं इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट मॉडल है आपके पास वो क्या है, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, जिसके थ्रू 5 फोर्सेस के थ्रू आप इंडस्ट्री को एनालाइज करते हो कि आइदर कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो जब भी आप पोर्टर 5 फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ पोर्टर 5 फोर्सेस अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको साथ कोई 2 एनालिसिस और भी परफॉर्म करने चाहिए। क्या एनालिसिस परफॉर्म करनी चाहिए, एक आपको एनालिसिस परफॉर्म करना चाहिए स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस, स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस, और आपको परफॉर्म करना चाहिए कंपैटिटर एनालिसिस। स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस और कंपैटिटर एनालिसिस। कंपैटिटर एनालिसिस मेनली हम कंपैटिटिव राइवलरी में भी परफॉर्म कर लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, इससे थोड़ा बियॉन्ड जाके भी आपको कंपटीशन को एनालाइज करना चाहिए कंपैटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलॉन्ग विद स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस। स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस क्या है कि एक मार्केट में अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके अंदर सारे के सारे बिजनेस एक ही साइज़ के नहीं होते। कुछ बिजनेस जो हैं वो छोटे होते हैं, मीन स्मॉल होते हैं, कुछ बिजनेस जो है वो मीडियम स्केल के होते हैं, और कुछ बिजनेस जो हैं वो लार्ज स्केल के होते हैं, मीन बड़े बिजनेस होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है, मीन देखना है कौन से स्मॉल बिजनेस हैं, कौन से मीडियम हैं और कौन से लार्ज हैं, और अपना स्ट्रेटजिक ग्रुप आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ से फॉल कर रहे हो, आइदर यहाँ पे फॉल कर रहे हो, यहाँ पे फॉल कर रहे हो, या यहाँ पे फॉल कर रहे हो। सपोज पता चला कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो, यहाँ पे। दिस मीन आपका जो क्लोज कंपटीशन है वो किसके साथ है, स्मॉल या लार्ज बिजनेस के साथ नहीं, मीडियम बिजनेस के साथ। तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले अपने स्ट्रेटजिक ग्रुप में पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनानी है। क्योंकि अगर अपने स्ट्रेटजिक ग्रुप में ही आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मार्केट में कभी पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, क्यों, ये आपकी औकात से बाहर है। तो इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना आपके बस की बात अभी नहीं है, ये बहुत छोटे हैं, आपकी औकात नहीं है। ये आपकी औकात के इक्वल कौन है, आपके स्ट्रेटजिक ग्रुप में, मीन जो आपके साइज़ के बिजनेस हैं।
ये जो अपने साइज़ के बिजनेस हैं इन्हें फाइंड करना, इनकी मार्केट देखना ये कितने हैं और उनके अगेंस्ट हमारी पोजीशन क्या है, ये क्या है स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस। मीन आपके जो मेन क्लोज कंपैक्टर्स हैं वो कौन है जो आपके स्ट्रेटेजिक ग्रुप में फॉल कर रहे हैं। तो अपना स्ट्रेटेजिक ग्रुप आइडेंटिफाई करना और उसमें अपनी पोजीशन को देखना अगेंस्ट कंपैक्टर, ये क्या है स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस। और क्या करना, देखना कि अगर कोई फर्म, कोई बिजनेस एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप से दूसरे में मूव हो रहा है पॉजिटिवली या दूसरे से मूव हो रहा है नेगेटिवली, तो उसकी रीज़न या कॉजेज़ को फोकस करना। क्यों, जो पॉजिटिव मूव हो रहा है तो आपने क्या करना है, उसे फॉलो करना है, उसे कॉपी करना है ताकि आप भी पॉजिटिवली मूव हो सको। हाँ, अगर कोई नेगेटिव मूव हो रहा है तो उसकी रीज़न को भी आपने फोकस करना है, क्यों वही रीज़न आपके साथ अटैच होके आपको भी कल को नेगेटिव मूव होने पे फोर्स कर सकती है। तो ये क्या है मेनली स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस या कंपैक्टर एनालिसिस। मीन अपनी इंडस्ट्री को डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स में डिवाइड करना, उनमें से अपना ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई करना और अपने ग्रुप के अंदर अपने क्लोज कंपैक्टर के अगेंस्ट कंपटीशन को देखना कि आप स्ट्रांग हो या वीक हो। क्योंकि अगर ग्रुप में ही स्ट्रांग नहीं हो तो मार्केट पूरी में आप स्ट्रांग नहीं हो सकते। और अगर कोई फर्म एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव हो रही है तो उसकी रीज़न, उसके कॉजेज़ को देखना ताकि वो कॉजेज़ आपके साथ अटैच नहीं होने चाहिए अगर नेगेटिव मूव होने वाले हैं तो। क्योंकि अगर आपने फोकस ही नहीं किया तो कल को हो सकता है आप भी नेगेटिवली मूव हो जाओगे। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव मूव हो रहा है तो उसके कॉजेज़ को भी देखना, क्यों वो कॉजेज़ आपके लिए फ़ायदामंद हैं, वो कॉजेज़ आपको कॉपी करने हैं ताकि आप भी पॉजिटिवली मूव हो सको। आया बुक में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। पेज 52, पेज 52, पेज 52। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस एक अप्रोच है एनालाइज करने की, अंडरस्टैंड करने की कंपटीशन को इन अ मार्केट इनटू स्ट्रेटेजिक ग्रुप, इन अपने स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर। एक टर्म यहाँ पे यूज़ की गया क्लस्टर। क्लस्टर बोलते हैं ग्रुप को, मीन एक ही साइज़ के जो बिजनेस का ग्रुप है, मीन एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप में जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं ये क्या है उनका क्लस्टर है। तो अपने क्लस्टर में आपने देखना है कि आपकी पोजीशन क्या है। और कंपनी को कोई 3 तरह की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना होती हैं। ये नीचे के 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। कंपनीज दैट सीक टू मेंटेन देयर पोजीशन इन द मार्केट, तो देखना है कि अपने स्ट्रेटेजिक ग्रुप में आपको अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन करना है। कंपनी दैट सीक टू इनोवेट एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, मीन हमें इनोवेशन डेवलपमेंट्स ला के पोजीशन को मेंटेन रखना है। या कंपनीज दैट कंसीडर मार्केटिंग टू बी की टू स्ट्रेटेजिक सक्सेस, और मार्केटिंग करके भी अपने स्ट्रेटेजिक ग्रुप में पोजीशन को आपने मेंटेन रखना है। द स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज ऑफ द कंपनीज इन ईच ग्रुप माइट डिफर एज फॉलोज। क्या प्रायोरिटीज हो सकती हैं? कुछ कंपनीज होती हैं जिनका काम होता है मार्केट पोजीशन को मेंटेन रखना। तो कैसे मेंटेन रखा जा सकता है? थ्रू कॉस्ट रिडक्शन, थ्रू शॉर्ट लीड टाइम फॉर डिलीवरी, मीन डिलीवरी टाइम को शॉर्ट करके, कंसिस्टेंट क्वालिटी देके, या फिर डिपेंडेबल डिलीवरीज। डिपेंडेबल डिलीवरीज क्या? डिपेंडेबल डिलीवरीज कि आपके डिफरेंट कस्टमर तक आपकी डिलीवरीज जा रही हैं, तो बजाय इसके कि हर रूट पे आप सेपरेट डिलीवरी वाला छोड़ो, नहीं, एक डिलीवरी वाला ऐसा लगाओ जो 2-3 रूट्स को कवर कर सके, जिससे कॉस्ट आपकी क्या होगी? रिड्यूस होगी। या आपकी डिलीवरीज डिपेंड कर रही होती हैं कुछ अदर डिलीवरी प्रोवाइडर पे, लाइक TCS वगैरह पे, तो उनको अच्छे वे में मैनेज करना ताकि लो कॉस्ट पे क्विक डिलीवरीज उनके थ्रू हो सकें। ये क्या है? डिपेंडेबल डिलीवरीज। एक ऐसी कंपनी जिसका काम है इनोवेशन लाना, मीन हमें मार्केट में एज ए इनोवेटर स्टैंड करना है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या होंगी? कंसिस्टेंट क्वालिटी हमने कैसे इंप्रूव करनी है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन हमने कैसे चेंज करना है, कैसे शेप चेंज करनी है, डिपेंडेबल डिलीवरीज भी उसका इशू है, और साथ इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, मीन प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को हमने कैसे इंप्रूव करना है कि मार्केट में लॉन्च करें तो हमें हाई रेवेन्यू जनरेट करके दे सके। एक ऐसी कंपनी जिसकी प्रायोरिटी है, जिसका काम है क्या? मार्केटिंग बेस्ड स्ट्रैटेजीज के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करना, मीन मार्केट शेयर गेन करना, तो उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हो सकती हैं? कंसिस्टेंट क्वालिटी, डिपेंडेबल डिलीवरीज, कॉस्ट रिडक्शन, ताकि हम डिस्काउंट ऑफर्स के थ्रू प्रोडक्ट को बेस्ट वे में प्रमोट कर सकें, या शॉर्ट लीड टाइम फॉर डिलीवरी, और डिलीवरी टाइम को शॉर्ट करना है। ऑलमोस्ट बातें मिलती जुलती हैं,
लेकिन एक मेंटेनिंग मार्केट पोजीशन वाली कंपनी का मेन फोकस चेंजेस के ऊपर नहीं है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर नहीं है। इनोवेटर वाले का मेन फोकस जो है वो शॉर्ट डिलीवरी टाइम के ऊपर नहीं है, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर नहीं है। हाँ, मार्केटिंग वालों का जो फोकस है वो मेनली चेंज के ऊपर नहीं है, और साथ डिपेंडेबल डिलीवरीज के ऊपर तो है, किसके ऊपर नहीं है? कॉस्ट रिडक्शन भी है, शॉर्ट लीड टाइम भी है, डिपेंडेबल डिलीवरीज भी है, कंसिस्टेंट क्वालिटी भी है। प्रोडक्ट के डिज़ाइन या चेंज के ऊपर नहीं है। मेन इनोवेटर का प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर मेनली फोकस है, जबकि मार्केट पोजीशन या मार्केटिंग बेस्ड स्ट्रैटेजीज वालों का प्रोडक्ट के डिज़ाइन के ऊपर फोकस नहीं, मेनली कॉस्ट रिडक्शन, डिपेंडेबल डिलीवरी, शॉर्ट डिलीवरी साइकिल के ऊपर है। ये आगे जस्ट रीडिंग है, ऐसा कोई लर्न करने वाली चीज़ नहीं। एक छोटा सा टॉपिक हमें और मिलेगा, स्ट्रेटेजिक स्पेस। स्ट्रेटेजिक स्पेस क्या है? कि अपनी मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद, स्ट्रेटेजिक ग्रुप में डिवाइड करने के बाद, अगर आपको पता चलता है कि कहीं पे एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो जो जगह है जहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिक ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता उसे नाम दिया जाएगा स्ट्रेटेजिक स्पेस का। लाइक आपने ये एक चार्ट बनाया, इधर आपने रखा प्रोडक्ट की क्वालिटी को और इधर आपने रखा कॉस्ट या प्राइस को। इस एरिया में जो बिज़नेस ऑपरेट कर रहा होगा वो फोकस कर रहा है क्या? कॉस्ट भी लो और क्वालिटी भी लो, जिसे हम कॉस्ट फोकस का नाम दे सकते हैं। मीन ऐसे कस्टमर को इसने टारगेट किया हुआ है जो क्या चाहता है? लो प्राइस प्रोडक्ट। तो ये क्या कर रहा है? लो से लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर रहा है, क्वालिटी को देखे बिना। क्यों? कस्टमर भी क्वालिटी को नहीं देख रहा, ताकि मार्केट में सबसे कम प्राइस किसकी हो? इसकी हो। ये क्या है? कॉस्ट फोकस्ड। इस जगह की अगर हम बात करें, ठीक है, क्वालिटी फोकस्ड। एक ऐसे कस्टमर को आपने टारगेट कर लिया जो हाई क्वालिटी चाहता है, तो आप क्या कर रहे हो? हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करके दे रहे हो। प्राइस उसके पास पे करने के लिए बहुत पैसा है, तो आप क्या कर रहे हो? प्राइस भी हाई चार्ज कर रहे हो। मीन ये क्या है? क्वालिटी फोकस्ड। मीन वो निशे मार्केटिंग वाली बात। तो मुझे ज़रा बताओगे डिफरेंशिएशन कहाँ पे होगा? मार्केट क्वालिटी नहीं, मार्केट प्राइस पे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी देन कंपैक्टर बेचना। मार्केट के अंदर जो नॉर्मली क्वालिटी चाह रही होती है वो चाह रही होती है मीडियम, हाई या लो नहीं, और प्राइस भी क्या चाह रही होती है? मीडियम। तो अगर आप इससे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी देते हो तो आप यहाँ पे फॉल करोगे। हाई क्वालिटी नहीं, मार्केट प्राइस पे इनहैंस फीचर या थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी, मीन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप कहाँ पे चल रहा होगा? कि क्वालिटी मार्केट वाली मीन मीडियम ही देनी है, लेकिन आपने कॉस्ट क्या करनी है? थोड़ी कम ऑफर करनी है। मीन वो यहाँ पे फॉल कर रहा होगा। मार्केट से थोड़ी कम प्राइस पे चीज़ बेच के कस्टमर को खींचना है, क्वालिटी वही मार्केट वाली मीन मीडियम। क्या कह रहा है? अब इनमें से सपोज ये ऑपरेट नहीं कर रहा, बाकी सारे हैं, तो इसे नाम दिया जाएगा स्ट्रेटेजिक स्पेस का। सपोज यहाँ पे कोई फोकस नहीं कर रहा कि हाई प्राइस लो कॉस्ट के थ्रू, क्वालिटी के थ्रू भी आप मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कुछ ऐसा इनोवेटिव दे दो जो मार्केट देख के परेशान हो जाए, लेकिन उसकी कॉस्ट ना होने के बराबर हो, लेकिन प्राइस आप क्या कर रहे हो? हाई चार्ज कर रहे हो। तो ये भी क्या है? एक स्ट्रेटेजिक स्पेस है। या इधर एक मीडियम क्वालिटी मीडियम प्राइस पे बेचने वाला कोई बिजनेस यूनिट है ही नहीं, तो ये भी क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है। या क्वालिटी प्राइस को तो सब फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो वेरी लो इनकम कस्टमर है, जो प्राइस टैग दे के प्रोडक्ट बाय करता है, मीन ये वाला, ये कोई ऑपरेट कर ही नहीं रहा, तो ये भी क्या है? स्ट्रेटेजिक स्पेस है। मीन एक नई इंडस्ट्री मार्केट में जब भी आपने एंटर होना है तो आपको वहाँ पे देखना चाहिए स्ट्रेटेजिक स्पेस। मीन मार्केट के अंदर कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहा, तो आपको स्पेस को फिल करके पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। या अगर आपकी मार्केट एग्जिस्टिंग में पोजीशन वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने कुछ करना है,
कुछ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मार्केट में आइडेंटिफाई करना चाहिए स्ट्रेटजिक स्पेस, और स्पेस को फिल करके उसके कस्टमर को सेटिस्फाई करके अपनी मार्केट पोजीशन को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। हम पढ़ते हैं क्या ये स्ट्रेटजिक स्पेस क्या है। स्ट्रेटजिक स्पेस इज अ गैप इन द मार्केट दैट इज नॉट करंटली फिल्ड बाय एनी स्ट्रेटजिक ग्रुप। वो कॉस्ट लीडरशिप वाला भी हो सकता है, वो कॉस्ट फोकस्ड, क्वालिटी फोकस्ड वाला, या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला, कुछ भी हो सकता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक स्पेस माइट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंपनी टू मेक अ स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव एंड अटेम्प्ट टू फिल द स्पेस दैट नो अदर राइवल ऑक्यूपाई। जिसके नीचे उसने एग्जांपल दे दी, हमने एक्स एक्सिस पे प्राइस को रखा, उसने एक्स एक्सिस पे क्वालिटी को, और प्राइस को वाई एक्सिस पे रख दिया, और बीच में उसने देखा ये कोई 4 ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो तो हाई प्राइस हाई क्वालिटी पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या है, स्ट्रेटजिक स्पेस है। बीच में 1 और 2 के बीच में भी कोई अगर देखा जाए तो एक मीडियम लेवल की क्वालिटी और मीडियम लेवल की प्राइस जो है, यहाँ पे भी कोई इतना एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये भी क्या है, स्ट्रेटजिक स्पेस है। ये अगर हम देखें तो हाई प्राइस लो क्वालिटी पे भी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये भी क्या है, स्ट्रेटजिक स्पेस है। ये आगे उसने स्पेस आइडेंटिफाई कर दिया, सेकंड जो चार्ट बना हुआ है, क्या ख्याल है, मीन कहाँ पे स्पेस आप आइडेंटिफाई करके अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हो, मीन कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। इससे अगर हम आगे चलें तो छोटा सा टॉपिक हमें मिला प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये क्या था, प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज करके, इन्हांस फीचर दे के, या डिफरेंट दैन कंपैटिटर करके हमें क्या करना है, मार्केट को खींचना है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक टॉपिक और मिलेगा हमें, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कि अपनी मार्केट में कस्टमर आपके जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ हाई इनकम कस्टमर होता है, कुछ मिडिल क्लास होती है, कुछ लोअर क्लास होती है। तो ये क्या है, 3 मार्केट के सेगमेंट हैं। क्यों, आपने देखना है कि आप किस सेगमेंट को टारगेट करने जा रहे हो, तो अपना सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है। सेगमेंट सिर्फ कस्टमर वाइज ही नहीं, सेगमेंट ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी हो सकते हैं। लाइक पूरे पाकिस्तान में आप ऑपरेट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, पाकिस्तान को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान। ये क्या बन गए, सेगमेंट बन गए, फाटा 5 सेगमेंट बन गए। या कुछ 6-7 बड़े बड़े शहर को चूज़ कर लो, तो ये क्या बन गए, सेगमेंट बन गए। मीन ज्योग्राफिकल एरिया वाइज सेगमेंटेशन भी हो सकती है, कस्टमर वाइज भी हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट वाइज भी हो सकती है। लाइक आपका नाम जॉनसन एंड जॉनसन है, तो आपकी 3 तरह की प्रोडक्ट हैं। एक लोशन शोशन मीन बेबी केयर प्रोडक्ट आप बनाते हो, फार्मेसीज़ आप बनाते हो, मेडिसन, कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी आप बनाते हो। तो ये भी क्या है, आपके डिफरेंट सेगमेंट हैं। मीन मार्केट में पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि सेगमेंटल एनालिसिस भी करना चाहिए। मीन मार्केट के अंदर जो आपके कस्टमर हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके देखना चाहिए कि आप किस कस्टमर को, मीन किस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो। क्यों, अगर किसी सेगमेंट को टारगेट करोगे तो उससे आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन किया जा सकता है। क्यों, आप उसी की नीड, उसी की जो वांट डिमांड है वो फुलफ़िल कर रहे होगे और बेस्ट वे में फुलफ़िल कर रहे होगे, तो इससे कस्टमर आपको ज़्यादा प्रेफर करेगा। हाँ, अगर आप सेगमेंट में डिवाइड किए बिना ऐसे ही मुँह उठा के मार्केट में चीज़ें लॉन्च कर रहे हो, किस कस्टमर के लिए नहीं पता, जिससे फिर आप शायद किसी भी कस्टमर की नीड डिमांड को पूरा फुलफ़िल नहीं कर रहे होगे। इसकी बेस पर पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाना थोड़ा क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड करके फिर देखना चाहिए कि आप किस सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हो। आप सपोज कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, घर बना के बेचते हो, घर बना के बेचते हो, तो इसमें भी आपको अपना सेगमेंट टारगेट करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के कस्टमर को टारगेट करने जा रहे हो। घर बना के बेचते हो, आइदर आप सिंगल्स को टारगेट कर रहे हो या मैरिड को टारगेट कर रहे हो। सिंगल्स को टारगेट कर रहे हो तो 8-10 लड़के भी एक रूम में रह लेंगे। मीन छोटे छोटे घर बनाने की ज़रूरत है, 1 बेडरूम। क्या कह रहा है, नहीं आप मैरिड को टारगेट करने जा रहे हो तो वहाँ पे एटलीस्ट 2 बेडरूम चाहिए होंगे। मैरिड विद चिल्ड्रन को टारगेट करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको घर के अंदर कुछ और वैरायटी देना पड़ेगी। मैरिड विद चिल्ड्रन विद पेरेंट्स को टारगेट करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको घर के अंदर 3-4 कमरे देना पड़ेंगे। क्या कह रहा है, मैरिड
लेफ्ट चिल्ड्रन के साथ आप टारगेट कर रहे हो, मीन वो मैरिड जिनके बच्चे बड़े होकर उनको छोड़ के चले गए हैं, तो उसके लिए आपको और तरह के घर देना पड़ेंगे। क्या कहला है? मैरिड विद सिंगल पेरेंट है या विद टू पेरेंट है, मीन दोनों पेरेंट्स साथ रहते हैं, यानी अम्मा कोई और ले गया, अब्बा कोई और ले गया है, मीन सिंगल पेरेंट के साथ आप टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ और नेचर के घर देना होंगे। मीन कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हो, घर बना के देते हो, तो इसमें मार्केट को आपको डिफरेंट सेगमेंट में, मीन टाइप ऑफ कस्टमर में डिवाइड करना होगा और फिर देखना होगा आप किस टाइप के कस्टमर को टारगेट करना चाह रहे हो। और इसकी एग्जांपल हमने इसने नीचे दे दी। पहले इसने बता दी सेगमेंटेशन है क्या। कहता मार्केट सेगमेंट इज अ सेक्शन ऑफ द टोटल मार्केट in which the potential customer have certain unique and identifiable characteristics and need। मीन ऐसे कस्टमर का ग्रुप जिनकी नीड वांट्स जो हैं वो यूनिक हैं, मीन सेम है, उसे क्या नाम दिया जाएगा, मार्केट का। लाइक कारें आप बेचते हो तो कार बाय करने वाले कस्टमर भी डिफरेंट होंगे, कुछ को जो है वो क्या चाहिए, फैमिली कार चाहिए, कुछ को 4 व्हील ड्राइव चाहिए, कुछ को 2 व्हील ड्राइव चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा आप किस टाइप के कस्टमर को टारगेट कर रहे हो। लाइक पाकिस्तान में आप डे बाय डे शायद 2 व्हील ड्राइव की बजाय 4 व्हील ड्राइव का स्विफ्ट गाड़ियों का जो है वो ट्रेंड ज़्यादा आ गया जब से ये किया शिया आई हैं। MG भी आके सक्सेसफुल हो गई, हुंडई की टुसान भी सक्सेसफुल हो गई, प्रोटॉन सागा भी सक्सेसफुल हो गई। मीन अब लोग जो है वो 2 व्हील ड्राइव को इतना प्रेफर नहीं कर रहे जितना 4 व्हील ड्राइव को प्रेफर कर रहे हैं। ये क्या है, सेगमेंट है जिसे आप टारगेट करके पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हो। जी सेगमेंटेशन की कुछ टाइप्स दी गई हैं पेज 55 पे स्टार्ट में। सेगमेंटेशन ज्योग्राफिकल एरिया वाइज हो सकती है, सेगमेंटेशन क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज भी हो सकती है, हाई क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्या ख्याल है, सैमसंग कैसे करता है, गैलेक्सी मॉडल जो है वो हाई क्वालिटी हैं, उतनी ही मेमोरी उतनी ही रैम आपको A सीरीज़ इनमें भी मिल जाती है, लेकिन प्राइस कम होती है। कभी सोचा ये? हाँ, उतनी मेमोरी उतनी रैम जितनी गैलेक्सी मॉडल में वही A सीरीज़ मोबाइल में मिल जाती है, लेकिन प्राइस कम होती है। कभी ये सोचा? ये क्या है, इनकी क्वालिटी लो होती है। कैमरा के पिक्सल उतने ही होते हैं लेकिन वो कैमरा की क्वालिटी लोअर होती है, मीन वो चाइना की चीज़ें इसमें लगा के सस्ते मोबाइल भी देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, सेगमेंट में डिवाइड करके हर सेगमेंट की नीड को पूरा कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेगमेंट जो है वो फंक्शन वाइज भी हो सकते हैं, बिजनेस के फंक्शन वाइज या बिजनेस के प्रोसेस वाइज। लाइक एक ऑयल कंपनी है, उसने क्या करना है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद ऑयल को रिफाइन करना है, उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट या सेल करना है। तो ये क्या बन गए, उसके 3 सेगमेंट बन गए या 3 ऑपरेशन बन गए। अब एक्सट्रैक्शन से भी कोई सिर्फ आपसे जो रॉ फॉर्म में ऑयल लेने वाले कस्टमर होंगे जिनको एक्सट्रैक्टेड ऑयल चाहिए, नहीं कुछ को रिफाइन ऑयल चाहिए, नहीं किसको प्योर फॉर्म में सेल करने के लिए ऑयल चाहिए, लाइक आपके जो पेट्रोल पंप्स होंगे। तो ये क्या है, बिजनेस के डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंगली भी आप सेगमेंट बना सकते हो। या टाइप ऑफ कस्टमर भी हो सकते हैं, होलसेल कस्टमर है या रिटेल कस्टमर है, आप किसको ज़्यादा टारगेट करना चाहते हो। सोशल स्टेटस या सोशल ग्रुप वाइज भी कस्टमर के सेगमेंट बनाए जा सकते हैं। क्या कह रहा है, हाई क्लास है, रिच मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है। या सेगमेंट आप एज वाइज भी बना सकते हो, जेंडर वाइज भी बना सकते हो, लाइफ स्टाइल वाइज भी बना सकते हो। मीन कस्टमर को आपने टारगेट करना है तो देखना है आप किस कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो। तो क्या करो, मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करो और फिर देखो आप किस सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हो। सेगमेंट है क्या, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो कस्टमर है जिसकी नीड वांट्स सेम है, उसके ग्रुप को मार्केट सेगमेंट बोलते हैं। हाँ, वो सेगमेंट ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी हो सकते हैं। क्या ख्याल है, KPK के लोगों की नीड डिमांड्स कुछ और हैं, नस्वार खाना पंजाब के लोगों की नीड डिमांड में वो नस्वार नहीं है। इनके खाने भी डिफरेंट होंगे, इनके रहने के स्टाइल भी डिफरेंट होंगे। क्या ख्याल है, तो ये क्या है, मार्केट सेगमेंट हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए। इसके अलावा सेगमेंट क्वालिटी परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट की क्वालिटी परफॉर्मेंस वाइज हो सकते हैं। सेगमेंट आपके बिजनेस के डिफरेंट फंक्शंस वाइज भी हो सकते हैं। सेगमेंट आपके कस्टमर वाइज भी हो सकते हैं, होलसेल कस्टमर, रिटेल कस्टमर को सेपरेट कर लो, गवर्नमेंट कस्टमर को सेपरेट कर लो और देखो किसको टारगेट करना चाहिए। सोशल स्टेटस, सोशल ग्रुप मीन इनकम लेवल वाइज हो सकते हैं, एज वाइज हो सकते हैं, जेंडर वाइज हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं।
और नीचे उसने सेगमेंटेशन का एक हमें सेगमेंटेशन और स्ट्रेटजिक स्पेस को कंबाइन करके एक चार्ट दिया है कि सपोज आपने मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया। अगर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हो, सेगमेंट्स क्या आपने बनाए, यंग एंड सिंगल पीपल हैं, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स, यंग एंड मैरिड पीपल हैं, मैरिड यंग चिल्ड्रन के साथ लोग हैं, मैरिड ओल्डर चिल्ड्रन के साथ लोग हैं, मैरिड चिल्ड्रन लेफ्ट होम, तीन बच्चे छोड़ के चले गए पीछे, बस अम्मा अब्बा अकेले ही हैं, रिटायर्ड लोग हैं, या फिर सिंगल रिटायर्ड एंड ओल्डर हैं, मीन एक साथी मर गया है, पीछे एक ही रह गया। अब इसमें अगर आप देखो तो बाकी सेगमेंट को तो शायद लोग टारगेट कर रहे हैं, मीन बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी नीड वांट्स को पूरा कर रहे हैं। दो जगह ऐसी हैं, मैरिड चिल्ड्रन लेफ्ट होम और सिंगल रिटायर्ड एंड ओल्डर, अगर इनको कोई बिजनेस टारगेट नहीं कर रहा तो ये क्या है, स्ट्रेटजिक स्पेस है जिसको फिल करके आप अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हो। मीन स्ट्रेटजिक स्पेस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को सेगमेंटेशन करना पड़ेगी, मीन कस्टमर में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कौन सी सेगमेंट मीन टाइप ऑफ कस्टमर को कोई टारगेट नहीं कर रहा, वो क्या है, मार्केट स्पेस है जिसे आप टारगेट करके अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हो। मीन ये जस्ट रीडिंग थी ऐसा, इसके अंदर जो चीज़ें लर्न करने वाली थी वो क्या थी, एक स्ट्रेटजिक ग्रुप की एनालिसिस की डेफिनेशन है, सेकंड जो लाइन दी गई है स्ट्रेटजिक स्पेस की डेफिनेशन, और इसका चार्ट अगर एग्जामिनर कह दे बनाने के लिए स्पेस आइडेंटिफाई करके तो इस सेकंड वाला चार्ट बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो करना ही करना, हमने मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन है और सेगमेंटेशन की डिफरेंट टाइप्स जो पेज 55 के स्टार्ट में दी गई हैं, और ये स्ट्रेटजिक स्पेस और मार्केट सेगमेंटेशन का कंबाइंड डायग्राम, और यूँ मिला के हमारा चैप्टर 7 जो है वो ख़त्म हो गया। क्या ख्याल है, एक दो क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर, होपफुली कहीं पे कवर करेंगे। कल चैप्टर 8 को पकड़ के उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर 7 के अंदर मेनली हमारे पास क्या था, दो मॉडल नहीं तीन मॉडल, एक पोर्टर 5 फोर्सेस, एक बीसीजी मैट्रिक्स और एक लाइफ साइकिल मॉडल। हम बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक थे, स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस क्या है, स्ट्रेटजिक स्पेस क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, नहीं मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या है, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड हो सकती है।